और अगर इसको इजी तरह से कैलकुलेट करना है तो मैंने बोला था कि ये वाले को 1 माइनस करके आंसर निकालना। हाँ, और अब हमारा आ गया आईएस कर्व। आईएस कर्व कॉम्बिनेशन बताता है इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के, जहाँ पे एडी और एएस दोनों इक्वल होंगे। आईएस कर्व जो होता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिवली अफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट डिमांड को, विच अफेक्ट्स कंजम्पशन एंड इनकम लेवल। एडी का हमने फॉर्मूला देख लिया था, सी प्लस आई प्लस डी। आई के अंदर हमने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला डाला है, वो है आई डैश माइनस बी स्मॉल आई मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास y इज इक्वल्स टू आ गया ए डैश प्लस सी डैश वाई माइनस बी आई। अब हमारा आईएस कर्व है, 3 तरह के फंक्शंस हमने देखे थे इसके अंदर, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज नेगेटिवली रिलेटेड, सेविंग फंक्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इनकम लेवल। अब अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ रही है, इट विल लीड्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द सेविंग, और अगर इन पॉइंट्स की इंटरेस्ट और इनकम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट पे है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के, डाउन साइड पे इनकम है एक्स एक्सिस पर, उसको सिर्फ दोनों को प्लॉट करेंगे, विल गेट आई की डायग्राम। ओके, जो डिटरमिनेंट्स थे वो दो थे, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना इलास्टिक होगा इट विल कॉरेस्पॉन्डिंगली अफेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एमपीएस, अगर एमपीएस जो है वो ज्यादा होगा तो हमारा स्टीपनेस ऑफ द आईएस कर्व भी ज्यादा होगी। एलएम कर्व के अंदर हमने डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी देखा था, मनी मार्केट और सप्लाई मार्केट, सप्लाई ऑफ डिमांड, सप्लाई ऑफ मनी। अब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होनी चाहिए। मनी इज डिमांडेड फॉर 3 reasons: ट्रांजैक्टरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। ट्रांजैक्टरी मोटिव इज पॉजिटिवली रिलेटेड, describes the motive which consumer wants to buy goods and services. अगर वो goods and services buy कर रहा है, totally depends on this income, अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी ट्रांजैक्शंस भी बढ़ेंगी। So therefore MD के अंदर L का जो फंक्शन था, Y जो है पॉजिटिवली रिलेटेड है, और दूसरा फंक्शन जो है हमारा वो है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव के अंदर हम मनी डिमांड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मीट द फाइनेंशियल कंटिजेंसीज, और इट इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम लेवल, नॉट रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा जो है स्पेकुलेटिव मोटिव डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ होगा, अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तो इट इज नेगेटिवली रिलेटेड। तो इसलिए हमने एलएम कर्व के अंदर पुट किया L इज इक्वल्स टू KY माइनस HI। मनी डिमांड मनी सप्लाई की इक्वल होना चाहिए। मनी सप्लाई हम M से तो जरूर डिनोट कर रहे हैं, M जो है मनी सप्लाई है, बट मनी सप्लाई शुड बी एडजस्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेवल। प्राइस लेवल के साथ एडजस्ट किया है, इसलिए हमने M अपॉन P किया है इक्वल्स टू KY माइनस HI। अब हमारा इक्वेशन आ गई I की फॉर्म में। जो हमारी इक्वेशन थी आईएस कर्व की, वो थी Y की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे Y लिखा है ना, AD इक्वल्स टू Y। तो अब अगर हम I की वैल्यू Y की इक्वेशन में डाल देंगे, विल गेट द आंसर्स फॉर द Y। आप एलएम कर्व का स्लोप देख लेते हैं। एलएम कर्व का स्लोप कहता है कि हायर द लेवल ऑफ इनकम, डिमांड फॉर मनी विल बी हायर, और सेकंड फंक्शन कहता है एलएम कर्व इलास्टिसिटी रिस्पांस टू द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोअर द इलास्टिसिटी, लिक्विड प्रेफरेंसेस जो है वो भी कम हो जाएंगी और स्टीपर हो जाएगा कर्व। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड प्रेफरेंसेस टू द चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, एलएम कर्व विल बी फ्लैटर और लेस स्टीप। I hope this is clear, and if you have any questions, please post it. If you want to read any other book for macroeconomics, you can use Mankiw, or you can use Dornbusch, Fichers, or Oliver Blanket. These are the books which is recommended for macroeconomics. Aggregate supply जो होता है, aggregate supply is the total output, which is total output of the goods and services which is produced in the economy. जो भी total output होगा एक economy के अंदर जितने भी goods and services produce होंगे, उसको हम aggregate supply बोलेंगे। Aggregate supply is always equals to Y। अगर हमारा aggregate supply Y के equal है, इसका मतलब हुआ कि income is either consumed or is saved। एलएम कर्व के अंदर मैंने मनी मार्केट
मनी मार्केट के बारे में बताया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। जो डिमांड फॉर मनी होता है वो 3 फैक्टर्स पे रिस्पॉन्सिबल या 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ट्रांजैक्टिव मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव एंड ट्रांजैक्टरी मोटिव। अगर हमारा ट्रांजैक्टिव मोटिव पे डिपेंडेंट है, इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम लेवल। अगर हमारा उस पे प्रिकॉशनरी मोटिव है, प्रिकॉशनरी मोटिव के अंदर कोई भी डिपेंडेंसी लेवल होता नहीं है। और तीसरा जो हमारा फैक्टर जो है वो है स्पेकुलेटिव मोटिव। तो स्पेकुलेटिव मोटिव इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है, ट्रांजैक्टरी मोटिव इनकम को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमने यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं। You can see this money demand is equals to L bracket Y and R. Y is the income level which is positively related as seen in the transactory motive, and R is the level of rate of interest which can be seen through speculative motive. तो R जो है negatively related होता है। तो money demand हो गया L equals to KY minus HI, क्योंकि HI के अंदर माइनस इसलिए क्योंकि rate of interest negatively related है। और मनी सप्लाई को हम लिख रहे हैं M डिवाइडेड बाई P। M जो है मनी सप्लाई ही है, बट इट शुड बी एडजस्टेड विद द प्राइस लेवल, क्योंकि ये रियल बैलेंस शो करेगा। तो हमने इसके अंदर मनी और मनी डिमांड को इक्वल रखा। हमारे पास इंटरेस्ट की इक्वेशन आ गई। अब इंटरेस्ट की इक्वेशन इफ विल पुट इन द IS कर्व विल गेट द आंसर फॉर द इनकम लेवल। If you have seen the syllabus of semester, you know of IM and LM होता है। IS की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, और LM की फुल फॉर्म होती है लिक्विड मनी। तो LM हो गया लिक्विड एसेट्स ऑफ मनी मार्केट, IS हो गया इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रिपीट कर देते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हमने देखा था, सी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेस्ट ऑफ द कंट्री बिटवीन द रेस्ट ऑफ फीचर्स हैं जो उसके कंपोनेंट्स है वो 4 है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। इसके अंदर अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, तो गुड मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, सिर्फ ये मर्केंटाइज का जो ट्रेड हो रहा है ना, इसको हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। बाकी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। LM कर्व के अंदर हम मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई किस लेवल पर इक्विलिब्रियम में होगी, और उसके अकॉर्डिंग जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है वो है इंटरेस्ट रेट और हमारे वो कहते हैं MPS। यही हमारे जो फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं LM कर्व को। ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज consumption which occurs even if the income level is zero. इनकम अगर जीरो है और अगर हम फिर करें, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अनएम्प्लॉयड and in spite of the fact you are not earning any money but still your demands are there, you are consuming something, you are consuming your basic necessity thing, तो this is autonomous investment है। तो autonomous investment का मतलब कि वो भी इनकम से रिलेटेड नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने अभी बताया था। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जो विजिबल आइटम्स की है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन जिसके अंदर सारी चीजें है, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। बैलेंस पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है पार्शियल पिक्चर बताता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड होलिस्टिक पिक्चर। नेट इफेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब डेफिसिट, सरप्लस या बैलेंस एग्जिस्ट कर सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, इट इज ऑलवेज जीरो।
कैपिटल और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूडेड नहीं होते बैलेंस ऑफ ट्रेड में. ऑन द अदर हैंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये सब इंक्लूड होता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. टैक्स मल्टीप्लायर. ओके, टैक्स फ्लैट के अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट पहले कैसे इन्फ्लुएंस करती है अपनी एक्ट, तीन तरह से इन्फ्लुएंस करती है. या तो वो परचेज कर लेगी गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर वो टैक्सेस के थ्रू इन्फ्लुएंस करेगी, या ट्रांसफर्स के. अगर वो टैक्सेस के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रही है तो टैक्स मल्टीप्लायर के अंदर क्या हुआ कि हमने सपोज टैक्सेस जो है कम हो गए. अगर टैक्सेस कम हो गए तो अगर पहले सपोज इनकम के ऊपर 10% टैक्स लग रहा था, 5% टैक्स लगना शुरू हुआ, तो इनकम जो इन हैंड आएगी वो ज्यादा आएगी. सो सिमिलरली अगर इन हैंड इनकम ज्यादा आएगी तो हमारी इनकम लेवल भी बढ़ जाएगा, विच लीड्स टू राइज इन द एग्रीगेट डिमांड. देयरफॉर जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, टैक्स रेट कम होने की वजह से इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल चेंज हो गया ई टू ई डैश. और जितना ये क्या कहते हैं लेवल इंक्रीज हुआ है, इट विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर. टैक्स मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करें पीछे वाला, और इसको क्या कहते हैं चेंज इन y इज इक्वल्स टू माइनस सी वाई अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी डैश इनटू टी. I hope it is clear. ऑटोनॉमस की कोई एग्जाम्पल नहीं है. ऑटोनॉमस मतलब ये है कि बेसिकली हम उसके लिए कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया और कोई इन्वेस्टमेंट इनकर करी, अब उसके ऊपर प्रॉफिट मोटिव नहीं था, बट इट वाज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज टू बी इनकर रिस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इनकम लेवल क्या है. सो दिस इज व्हाट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज. ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में बता चुकी हूँ. ऑटोनॉमस कंजम्पशन यही होती है, कंजम्पशन व्हिच अकर्स इवन इफ द इनकम लेवल इज जीरो. और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी वही है जो इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक मोटिव को कंसिडर करते हुए नहीं की जाती, जहाँ पे इनकम लेवल जीरो है. टैक्स मल्टीप्लायर को कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसके अंदर ये न्यूमेरिकल ही है. मतलब ये इक्वेशन ही है जो सॉल्व करनी है. इसके अंदर इक्वेशन के अंदर बस यही है कि अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ेगा, अगर हमारे टैक्सेस कम हो रहे हैं. अगर टैक्सेस कम हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लायर है वो यही है जो ये नीचे शो हो रहा है. 26 इक्वेशन नंबर जो है दैट इज व्हाट द मल्टीप्लायर इज. If you have any other question, you can post it. And for those who are asking about कि PPT का मतलब PDF या सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो उसके लिए you will get it on the dashboard. Wait for 2-3 days. Technical team is working for it. और कोई क्वेश्चन है तो आप सपोज कर सकते हो. And I had one more thing to discuss with you all कि कुछ important questions बताने थे which is expected and you should do it. So I hope you are listening. और ये entire syllabus के अंदर से important questions हैं, so please note down. फर्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फर्म और हाउस होल्ड के बिटवीन 2 सेक्टर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर्स, ये तीनों के अंदर कर लेना. दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. और सेकंड आ गया हमारा क्वेश्चन जो है डिफाइन जीडीपी. व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर. और एक क्वेश्चन और था, इज जीडीपी एन एप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर वेलफेयर.
ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया नहीं था. GDP is an appropriate indicator of welfare or not? GDP के अंदर हमको क्या पता चलता है? GDP में हमको ये पता चल रहा है फाइनल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, वो हमको सिर्फ GDP बता रहे हैं बिटवीन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी. अब ये अप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर है या नहीं, सिर्फ हमको ये तो बताया है इसने एक ज्योग्राफी के अंदर यूज हो रहा है. इट इज अ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर, इट इज नॉट अ क्वालिटेटिव इंडिकेटर, सो इट इज नॉट what unemployment level कितना है. So GDP is an indicator, but it is not an appropriate indicator to measure the welfare in the economy, because it is only quantitative indicator and it is not a qualitative indicator. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला, क्वेश्चन बोला GDP, नॉमिनल GDP, रियल GDP, GDP डिफ्लेटर, और GDP is GDP an appropriate indicator of welfare. Third question, national income और accounting करने is very much, तीनों मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, तीनों मेथड करने is very much necessary and all of them are important. उसके बाद एक क्लासिकल और केंजियन फ्रेमवर्क, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज क्रेडिट क्रिएशन जो हमने कल किया था. Then sixth question is monetary policy and its tool. Monetary policy और उसकी tools वही थे CRR ratio, cash reserve ratio और बाकी सब. Then it's IFLM, AD और AS की equilibrium. Then eighth question is consumption function explain करो. Ninth is the component of AD. 3 tier model के अंदर explain करना है. 3 tier model हुआ C plus I plus D. और अगला क्वेश्चन है explain BOP and BOT, its account, why BOP is always balanced. 11th is explain demand and supply of money. Demand और supply of money के मतलब क्या characteristics हैं, और उसके बाद money supply के क्या alternate methods हैं. और अगला क्वेश्चन है quantity theory of money, और next question is inflation and its type. I do hope you'll do all these questions, only then go for your exams, and by that time prepare and practice all the numericals for value added method as well as income method as well as expenditure method और consumption function के अंदर भी जो हमने numericals किए, please do that. If you have any other question, you can post it. So I do hope you'll prepare nicely for your exams. And cover all the topics irrespective of the marking schemes which is involved. We have covered the topic, so please do that. Don't be dependent upon the marking scheme since the syllabus is changed. So marking scheme is cannot be expected.
हो गया त्रिशाली? हाँ जी मैम। ठीक है, कर देते हो। Last year question papers are there on online, you can see. But last year question paper although dependent नहीं है CBCI syllabus के लिए. Although if you want basic idea, you can search it on as well website. You'll get that last year question papers. If you have any other question, you can post it, or otherwise we're gonna end the call. And that's all for today. Good luck for your upcoming exams. ओवर करें त्रिशाली? हेलो हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ, करते हैं, ओवर करते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। ओके। तो मैम मैं एंड कर दूं? हाँ जी, कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके।